हाँ भाई, नमस्कार। क्या हाल है? सब लोग बेहतरीन। तो ये इंटरनेशनल रिलेशंस की सेकंड पीडीएफ है, जिसमें हम लोग आपको 25 के आसपास वर्ड समझाएंगे जो कि आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं दोबारा समझा दूं, इसके अंदर आपको फैक्ट्स मिले ना मिले, वो कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, सो दैट आप आगे जब कभी पढ़ाई करो तो वो कॉन्सेप्ट आपको हेल्प करे वो टॉपिक समझने में, वो कॉन्सेप्ट आपको हेल्प करे उस टॉपिक के कंटेक्स्ट को समझने में। ठीक है ना? तो पूरी की पूरी लिस्ट होगी नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, कौन सा टॉपिक कितने मिनट में शुरू हो रहा है। आप फ्यूचर रेफरेंस के लिए भी इस वीडियो का लिंक और वीडियो को सेव करके रखना, सो दैट आपको आगे भी कभी समस्या आए तो आपको एग्जैक्ट मिल जाए। चार इंटरनेशनल रिलेशंस के ये पढ़ाने के बाद में फिर हम लोग शुरू करेंगे इकोनॉमिक्स, जो कि आप लोगों को बहुत ज़रूरी है। फिर हम लोग शुरू करेंगे फिलोसफी। तो अगर सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक, तो यार अब तो करना बनता है ना? सब्सक्राइब कर लो, सो दैट सीख पाओ कि हम जो पढ़ा रहे हैं। चलो, तो शुरू करते हैं सबसे पहले टॉपिक से। सबसे पहले टॉपिक आता है दोस्तों, सिविल वॉर। अब सिविल वॉर का क्या मतलब होता है? सिविल वॉर का छोटा सा मतलब होता है कि जब कभी ऐसी वॉर हो किसी देश के अंदर जो गवर्नमेंट और रेबल फोर्सेस के अंदर हो, ना कि गवर्नमेंट और दूसरी गवर्नमेंट के अंदर। अगर गवर्नमेंट और गवर्नमेंट में वॉर है तो वो वॉर कहलाएगी, और एक देश के अंदर है तो सिविल वॉर कहलाएगी। और ये बहुत बार अलग अलग मुद्दों पे होती है, जिसमें से एक इंपॉर्टेंट मुद्दा होता है कि जब कोई पार्ट ऑफ द कंट्री सिसीशन चाह रहा होता है, तो जब वो अपने आप को अलग करवाना चाह रहा होता है उस कंट्री से, तो वो सिविल वॉर का केस बनता है, क्योंकि सरकार कहती है कि आप अलग नहीं हो सकते और वो रेबल फोर्सेस कहते हैं हमें अलग होना है। इंडिया में बहुत बार ऐसे सिचुएशंस अराइज हुई हैं, जैसे कि खालिस्तान का इशू था, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट का इशू था, जैसे कि रेड कॉरिडोर का इशू था। वो सब सिविल वॉर के ही छोटे 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 रूप थे। आगे समझे हम लोग कि क्या इसमें आउटसाइडर इन्वॉल्व होते हैं? हाँ, इसके अंदर आउटसाइडर इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि दूसरे के घर के अंदर लड़ाई कराना कौन नहीं चाहता है। तो हर पड़ोसी कंट्री जो अपने पड़ोसी कंट्री का दोस्त नहीं है, वो चाहेगा कि उनके यहाँ सिविल वॉर चलती रहे। वो चाहेगा कि उनके यहाँ शांति ना हो। जैसे पाकिस्तान चाहता है कि हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में शांति ना हो, जैसे चाइना चाहता है कि हमारे यहाँ नॉर्थ ईस्ट में और हमारे यहाँ जितना भी रेड कॉरिडोर एरिया है उसमें शांति ना हो, नक्सलाइट एरिया में। यही इसका कंटेक्स्ट होता है। एंड देन इसके बाद में इसमें अच्छा कंटेक्स्ट भी होता है कि एनजीओज भी आते हैं हेल्प करने के लिए, बट वो बहुत बार नहीं देखा जाता है। बहुत बार ये वाला देखा जाता है, और एनजीओज वाला जो देखा जाता है वो पीस कीपर मिशन है ना, जो यूएन निकालता है उसके अंदर दिखा जाता है। आगे हम लोग बात करें, सिविल वॉर आर यूजुअली हैव इंटरनेशनल कॉन्सिक्वेंस। बिल्कुल सही बात है। एज एंड व्हेन द रिफ्यूजी या फाइटिंग स्पिल्स ओवर द बॉर्डर। अभी किसी एक पार्ट में लड़ाई शुरू हुई और उसके बाद वो सिविल वॉर की वजह से और पार्ट्स में लड़ाई चली गई, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। इथोपिया के अंदर अभी रिसेंटली ये इशू चल भी रहा था। एंड देन इसके साथ साथ जब हम लोग रिफ्यूजी की बात करते हैं, तो हमने देखा कि कितना सारा जब अरब स्प्रिंग हुआ पूरे के पूरे अरब कंट्रीज में, चाहे वो सीरिया हो चाहे उसके आसपास कंट्री हो, वो सिविल वॉर ही तो थी, जिसके अंदर की वजह से लोगों को छोड़ छोड़ के पूरा यूरोप जाना पड़ा। तो ये हुई पूरी कहानी। इसी में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट अगर सिविल वॉर देखना चाहें बच्चों, तो कुछ इंपॉर्टेंट सिविल वॉर आपके सामने आपकी स्क्रीन पे आ रही हैं। जैसे कि इंपॉर्टेंट आज के टाइम पे जो सिविल वॉर चल रही है, जैसा मैंने सबसे पहला बताया आपको, अगर आप देखें तो ये सोमालिया के आसपास के एरिया में सिविल वॉर, जो सोमालियन सिविल वॉर है। देन इसके बाद में म्यांमार की सिविल वॉर, म्यांमार के बाद कंबोल कोलंबिया है ना, अंगोला, देन सोमालिया वही सेम, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो, इराक, ईरानी सिविल वॉर, पाकिस्तान के अंदर जो नॉर्थ और वेस्ट पाकिस्तान में लड़ाई चलती है, मैक्सिको, सूडान। ये सब आज के टाइम की सिविल वॉर हैं। एंड इसके बाद अगर हम पुरानी सिविल वॉर्स की बात करें तो बहुत सारी सिविल वॉर पहले हुई हैं, तो वो सारी हम ना याद कर सकते ना हमें याद रखनी है। चलो, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। अब ये टॉपिक बड़ा ही मतलब मजेदार टॉपिक है। तो बेसिकली क्या सीन है कि सैमुअल पी हंटिंगटन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, और उन्होंने एक पॉइंट कहा था कि आने वाले समय पे दुनिया में क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन होगा, ना कि क्लैश ऑफ कंट्री होगा। इसके पीछे का कंटेक्स्ट समझना। तो बेसिकली जब कोल्ड वॉर चल रही थी ना, तो कोल्ड वॉर में हम जानते हैं यूएसएसआर और यूएसए, इसके बीच में लड़ाई चल रही थी, और दो पोल थे, एक कैपिटलिज्म और एक सोशलिज्म या फिर कम्युनिज्म, इसकी लड़ाई थी। तो जब 1999 में यूएसएसआर का विखंडन हुआ, यूएसएसआर एंड हुआ, तो उसके बाद में फ्रांसिस फुकुयामा एक अच्छे फिलोसोफर आए, और उन्होंने बोला कि एंड ऑफ हिस्ट्री के कॉन्सेप्ट के तहत, फ्रांसिस फुकुयामा ने बोला कि एंड ऑफ हिस्ट्री के तहत, कि अब क्योंकि कोल्ड वॉर खत्म हो गई है, सिविलाइ सॉरी सोशलिज्म और कैपिटलिज्म में लड़ाई खत्म हो गई है, इसीलिए अब यूनिवर्सल हार्मनी आ जाएगी, अब कोई लड़ाई नहीं होगी। बट उसके बाद सैमुअल पी हंटिंगटन ने कहा ऐसा नहीं होगा बाबू। बेसिकली होगा क्या, अब क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन होगा। इसका मतलब क्या होगा कि एक ये सिविलाइजेशन इस सिविलाइजेशन से लड़ेगी, ये सिविलाइजेशन इस सिविलाइजेशन से लड़ेगी, ये सिविलाइजेशन इस सिविलाइजेशन से लड़ेगी, ये सिविलाइजेशन इसके साथ होगी, ये इसके साथ होगी। तो आप अगर ब्लू कलर में देखेंगे तो ये तीनों सिविलाइजेशन साथ में, ये अलग सिविलाइजेशन जो कि पूरी की पूरी इस्लामिक कंट्रीज हैं, ये अलग
सिविलाइजेशन, इंडिया एज अलग सिविलाइजेशन, चाइना अलग सिविलाइजेशन, इस तरीके से अलग अलग सिविलाइजेशन के बीच में लड़ाई होगी। और ये कॉन्सेप्ट था क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, ठीक है ना। तो हंटिंगटन्स ओरिजिनल आर्टिकल ऑफ 1993 इन फॉरेन अफेयर्स वाज ट्रांसलेटेड इनटू 26 लैंग्वेज, और उसके बाद बहुत जगहों तक पहुंचा वो। बट आज के टाइम पे देखें तो ये कुछ हद तक सही है, कुछ हद तक नहीं, बट कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। इसके बाद हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर हम में से कौन नहीं जानता दोस्तों। वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म होने के बाद से लेके 1991 तक, जब तक यूएसएसआर का एंड नहीं हुआ, तो 1945 से 1991 तक यूएसएसआर, जैसे जिसको हम लोग बोलते हैं सोवियत यूनियन, और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में वो चलने वाली लड़ाई, जिसमें ना केवल वो दोनों लड़ रहे थे, बट एक तरफ यूएस के अलाइज और एक तरफ सोवियत यूनियन के अलाइज भी आपस में लड़ रहे थे। और ना केवल एक किसी ऐसे पर्टिकुलर जगह पे लड़ाई हो रही थी, बट बहुत सारी प्रॉक्सी वॉर हो रही थी, जैसे कि वियतनाम की वॉर, जैसे कि अफगानिस्तान की वॉर। जब कभी मैं बोलता हूँ प्रॉक्सी वॉर, तो इसका मतलब क्या होता है। प्रॉक्सी वॉर का मतलब होता है कि दो कंट्रीज आपस में तीसरी जगह पे लड़ रहे हैं। जैसे हम पहले नहीं देखते थे हिंदी पिक्चरों में कि अमिताभ बच्चन और कोई गुंडा मिलकर ढाबे पे लड़े और उन्होंने पूरा ढाबा ही तोड़ दिया, ढाबे वाले की कोई गलती भी नहीं थी। तो वो प्रॉक्सी वॉर होती है, समझ रहे हैं। तो आप पीरियड ऑफ राइवलरी बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स एंड सोवियत यूनियन। और इसको कोल्ड वॉर क्यों कहते हैं, क्योंकि डायरेक्ट लड़ाई इस बीच में इनमें कभी भी नहीं हुई। कभी ऐसा नहीं हुआ कि इनमें डायरेक्ट लड़ाई हुई हो। हमेशा एक ऐसी वॉर चलती रही जो कि हो सकती हो जाए, हो सकती हो जाए, पर हुई नहीं, और इसीलिए इसको कोल्ड वॉर कहते हैं। तो सोवियत यूनियन एंड इट्स अलाइज वाज लास्टेड बिटवीन 1945 टू 1991, ठीक है ना। इसके अंदर बहुत सारी प्रॉक्सी वॉर हुई, जैसे कि मैंने बोला, बट कभी भी मेन वॉर नहीं हुई। बहुत बार ऐसा हुआ कि लगता था वॉर होने वाली है, जैसे क्यूबन मिसाइल क्राइसिस और टाइम पे, पर हुई नहीं, ठीक है। तो ये पूरी कहानी है। डिस्पाइट नियर मिसेस सच ऐसे कि बर्लिन एयरलिफ्ट एंड द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, जैसे कि मैंने बोला, बट वो लड़ाइयाँ कभी हुई नहीं, ठीक है। तो हमको कोल्ड वॉर समझ में आता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, कलेक्टिव सिक्योरिटी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कलेक्टिव सिक्योरिटी, आज के टाइम पे भी बहुत रिलेवेंट है वर्ल्ड के अंदर। यही वो टॉपिक है जिसकी वजह से फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, बाकी जितने भी कंट्री जो कि रशिया के साथ बॉर्डर बना रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि वो लोग नाटो का पार्ट बन जाएं। क्यों चाह रहे हैं वो लोग नाटो का पार्ट बनना? वो लोग नाटो का पार्ट बनना चाह रहे हैं नाटो के आर्टिकल 5 की वजह से, जो कि बोलता है कि अगर किसी एक कंट्री के ऊपर अटैक हुआ, तो वो सब कंट्रीज के ऊपर अटैक माना जाएगा, और उसके बाद हर कंट्री जो नाटो का पार्ट है, वो अपनी अपनी क्षमता से कि जितना उससे हो सकता है उतना सपोर्ट करेगा उसके वापस जवाब देने में। और ये सबसे पहले यूज कब हुआ था? ये सबसे पहले यूज हुआ था जब अमेरिका के ऊपर 9/11 का हमला हुआ था। उसके बाद सारे कंट्रीज ने इसको यूज करके अफगानिस्तान और टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। तो आप समझे कलेक्टिव सिक्योरिटी क्या होती है। ब्रिटेन, यूएस, फ्रांस, ये सब मिलके किसी एक, यूएस इंटरेस्ट, फ्रांस इंटरेस्ट, ब्रिटिश इंटरेस्ट, यहाँ पे चाइना लिखा हुआ है बेचारा, बट ठीक है, बेचारा तो वो है नहीं। तो ये होता है कलेक्टिव सिक्योरिटी, जब सब लोग मिलके कलेक्टिवली अपने आप को सिक्योर करने की बात करें, जिसका सबसे प्रोफाउंड एग्जांपल हमारे पास नाटो है। नाटो का आर्टिकल 5। इसके बाद कुछ हद तक इसके अंदर कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, नहीं, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स नहीं, है ना। इसके बाद इसके अंदर CIS भी कुछ हद तक है। एंड देन इसके बाद में और अब कहीं कलेक्टिव सिक्योरिटी उतने प्रोफाउंडली नहीं बची है। तो हमें कलेक्टिव सिक्योरिटी समझ में आ गया, कलेक्टिव डिफेंस क्या होता है। इसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक, कॉलोनिज्म। तो कॉलोनिज्म हम सब लोग पहले से ही पढ़ चुके हैं, हम लोग स्कूल में कितनी बार पढ़े थे। तो हम लोग जानते हैं कॉलोनिज्म का मतलब क्या होता है। हमने भगत सिंह की वो लाइन सुनी थी, डाउन विद इंपीरियलिज्म, है ना, लॉन्ग लिव, है ना, रिवॉल्यूशन, डाउन विद इंपीरियलिज्म, इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। तो ये है साम्राज्यवाद, और कॉलोनिज्म उसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो क्या होता है कॉलोनिज्म बेसिकली? तो इट इज अ प्रैक्टिस बाय विच वन कंट्री रूल और एक्सप्लॉइट अ फॉरेन टेरिटरी एंड द पीपल इन इट। तो जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया में आके रूल किया, तो हम उनकी कॉलोनी थे। ना केवल हम उनकी कॉलोनी थे, पूरा यूरोप ने जहां जहां पे रूल किया, उन लोगों ने सब जगहों को अपनी कॉलोनी बनाया, और इस आइडियोलॉजी को कि दूसरों को अपनी कॉलोनी बना के उनको लूटा जाएगा, ये इंपीरियलिज्म कहलाता है। कि अपना एम्पायर बढ़ाओ, दूसरे लोगों को अपने अंडर में लो, और उनको लूटना शुरू करो, और उनकी कीमत पे अपना विकास करो। समझ रहे हैं? तो इंपीरियलिज्म का इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया जाता है कॉलोनिज्म से। तो कॉलोनिज्म में अपनी कॉलोनी बनाया जाता है और कंट्रीज को। तो इंपीरियलिज्म डिस्क्राइब द आइडियोलॉजी, जैसे कि मैंने बोला, एंड एक्शंस of conquering power from the point of view of the center. Colonialism refer to the action of ideology in occupied or conquered territory. क्लियर है ना? तो वहां से कनकर करते गए, और इंपीरियलिज्म से कनकर करते करते उन कॉलोनीज को बना के लूटना शुरू करा गया। हम जानते हैं एक्सटेंशन ऑफ यूरोप 18-19 सेंचुरी में इसी के ऊपर था पूरा। एंड जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ, तो उसके बाद कॉलोनिज्म खत्म हुआ। और आज के समय पे 2001 में अब आके यूनाइटेड नेशन की कॉन्फ्रेंस में बोला गया था कि कॉलोनिज्म इज अ क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी।
ये ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट क्राइम है, ये बहुत गलत चीज़ है, ये नहीं होनी चाहिए। सो द टर्म कॉलोनी दो तरीके से यूज़ किया जा सकता है दोस्तों। एक तो होता है जैसे कि ब्रिटिश कॉलोनी की बात हो गई, और दूसरा जो हम लोगों का या फिर इलॉन मस्क का सपना है कि हम लोग मंगल ग्रह पे कॉलोनी बनाएंगे, या तो हम लोग मून पे आर्टेमिस प्रोग्राम में जो बात हो रही है आगे चल के कि कॉलोनी बनाएंगे, तो वो है बेसिकली मून पे कॉलोनी। और हम जब कहते भी कॉलोनाइजेशन ऑफ द सोलर सिस्टम, इसका मतलब क्या होता है कि हम और ग्रहों को अपनी कॉलोनी बना के वहां से रिसोर्सेज को यूज करेंगे अपने लिए। तो आपको कॉलोनिज्म समझ में आ गया क्या होता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट। बेसिकली अगर ध्यान से देखोगे इधर तो अर्मानिया, अजरबैजान, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, वो सॉरी दोबारा से, अर्मानिया, अजरबैजान, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मोल्डोवा, रशिया, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, ये सारे के सारे कंट्री मिलके क्या बनाते हैं, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट। अगर यहाँ से देखो तो ये रहे सारे के सारे, है ना आपके सामने, है ना। ये कहाँ गए, अर्मानिया, ठीक है, उसके बाद में यहाँ बेलारूस, मोल्डोविया, कजाकिस्तान, ये सारे के सारे कंट्री मिलके आपका कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स बनाते हैं। अब हम लोग समझ लेते हैं इसका मतलब क्या होता है, क्या कहानी है। इट इज अ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन साइंड बाय मोस्ट ऑफ द सक्सेसर स्टेट ऑफ सोवियत यूनियन इन 1991। तो जब सोवियत यूनियन खत्म हुआ तो उसके बाद कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट साइन हुआ। और इसका पर्पस क्या था, इसका पर्पस यही था कि उस पूरे एरिया में वो लोग फ्री ट्रेड कर पाए अपने डिफेंस कंपोनेंट्स का, बाकी सब चीज़ों का, एंड इसके साथ साथ कि उस पूरी एरिया में वो लोग फ्री ट्रेड। नेक्स्ट इसके बाद आता है कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट। तो कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट के अंदर क्या सीन है दोस्तों, सीआईएस का बेसिक ओरिजिन 1991 के बाद हुआ जब यूएसएसआर एंड हुआ। तो यूएसएसआर एंड होने के बाद फिर कंट्रीज ने बात करा कि यार क्या करें, हम तो यूएसएसआर तो एंड हो गया। तो उन लोगों ने ये सब कंट्रीज ने मिलके अपना कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट बनाया, जिसमें कि यूक्रेन और जॉर्जिया ने विड्रॉ कर लिया बिकॉज रशिया ने उन पर वॉर कर दी थी। और बचे हुए कंट्री अर्मानी, अजरबैजान, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मोल्डोवा, रशिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सब अभी भी कॉमन ये सब अभी भी कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट के मेंबर हैं। यहाँ तक समझ में आया। अब सीन क्या होता है इसके अंदर सीन है बेसिकली कि ये लोग दो तीन चीजों में काम करते हैं। एक तो इनका फ्री ट्रेड एरिया रहना चाहिए, और दूसरा इनका डिफेंस कंपोनेंट की कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट पे अगर अटैक हो तो बाकी सब पे भी अटैक माना जाएगा। हाँ, मैं आपको क्लियरली बताऊं तो अब तक इसको उतना सही तरीके से इम्प्लीमेंट होते कभी नहीं देखा गया है। और दूसरा क्योंकि शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने भी अपना एक डिफेंस पार्ट ले लिया है, तो अब ये दोनों एक दूसरे के साथ ओवरलैप भी करते हैं कि कुछ कुछ कंट्रीज में से सीआईएस जो से बिलोंग है, चाइना जिन पे कंट्रोल, या चाइना जिनको सपोर्ट करने की बात कर रहा है, और कुछ को रशिया। बट आपको समझ में आ गया कि कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स क्या होता है। इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक हमारा होता है कॉमनवेल्थ। अब कॉमनवेल्थ क्या होता है, ये दोनों चीजों में फर्क है। कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट रशिया से जुड़ा हुआ है, वहीं कॉमनवेल्थ जो है वो इंग्लैंड से जुड़ा हुआ है। सो कॉमनवेल्थ इज अ क्लब ऑफ मोर देन 50 कंट्रीज, मोस्टली इंग्लिश स्पीकिंग, क्रिएटेड इन 1949 एज अ पोस्ट इंपीरियल अल्टरनेटिव। मतलब उस जख्म के बाद गई, वो जो जख्म लगा था उसके जाने के बाद बचा हुआ जो निशान है वो है कॉमनवेल्थ। मतलब मैं तो ऐसे ही मानता हूँ बीइंग एन इंडियन। तो पोस्ट इंपीरियल अल्टरनेटिव अंडर द ब्रिटिश, है ना, कोजी पेट्रोनेज। तो बेसिकली इसके अंदर क्या होता है, जितने भी लोग ब्रिटेन के अंडर में थे एज अ कॉलोनी, या जिन लोगों ने ब्रिटेन गवर्नमेंट सिस्टम या सिस्टम ऑफ लॉ को इनहेरिट किया है उनकी आज़ादी के बाद, वो सब कॉमनवेल्थ को मानते हैं कि हम लोग सब ब्रिटिश तरीके से अपने सिस्टम को चला रहे हैं, हम लोग सब ब्रिटिश लॉज ब्रिटिश सिस्टम को मान रहे हैं, तो वो कॉमनवेल्थ का पार्ट होते हैं। इट स्टिल अट्रैक्ट्स न्यू मेंबर लाइक मोजाम्बिक जॉइंड इन 1995, रवांडा 2009, गैबोन एंड टोगो 2022, एंड स्टिल कॉमनवेल्थ स्ट्रगल टू प्रूव इट्स रेलेवेंस है। ये बात भी सही है। तो ये हमको समझ में आया, और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, एंड दैट इज कम्युनिज्म। कम्युनिज्म हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं दोस्तों क्या टॉपिक होता है। छोटी सी बात समझ लेते हैं। जब कभी रिसोर्सेज समाज के अंदर या देश के अंदर जितनी भी रिसोर्सेज हैं जिनसे उत्पादन हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, वो सब अगर किसी सरकार के हाथ में ना होते हुए और प्राइवेट कंपनी के हाथ में ना होते हुए बाय द पब्लिक ओ करी जाए तो उसको कम्युनिज्म कहते हैं। तो बेसिकली क्या बोला मैंने, एन आइडियोलॉजी एंड अ पॉलिटिकल इकोनॉमी सिस्टम बेस्ड अपॉन, है ना, अपॉन इट इन विच ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज आर ओन्ड कलेक्टिवली। ठीक है, इसका जस्ट अपोजिट क्या होता है, कैपिटलिज्म होता है। तो कम्युनिज्म में कलेक्टिवली इंडस्ट्री कौन हो करेगा, सब लोग, सॉरी, कम्युनिज्म में इंडस्ट्री और ट्रेड कौन हो करेगा, कलेक्टिवली वो होंगे। और कैपिटलिज्म में कौन हो करेगा, प्राइवेट सेक्टर हो करेगा। और सोशलिज्म में कौन हो करेगा, सरकार हो करेगी।
ठीक है ना, समझ में आ गया। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है दोस्तों सीओपी। आप लोग बहुत बार सुनेंगे कोप 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 का प्रकोप, है ना। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टी बोलते हैं कोप को। और ये कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टी बहुत किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की हो सकती है, बट जिस कंटेक्स्ट में हम लोग अभी पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं वो कंटेक्स्ट है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन द क्लाइमेट चेंज, UNFCCC। तो ये जो UNFCCC है, इसकी अलग अलग समय पे हर एक साल बाद कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टी होती है। और जो कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टी कोप होता है उसके अंदर UNFCCC सारे के सारे लीडर्स आके मिलते हैं। और वो मिलने के बाद इस बात पे चर्चा करते हैं कि कैसे वो लोग एनवायरनमेंट को और सही कर सकते हैं, कैसे वो लोग पॉल्यूशन बचा सकते हैं। तकरीबन चर्चा ही हो रही है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंप्लीमेंटेशन तो नहीं हो पाया है, बट हम कोशिश करेंगे और उम्मीद करेंगे कि आगे इंप्लीमेंटेशन हो पाए। सो COP विच स्टैंड फॉर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लोबल मीटिंग अबाउट क्लाइमेट चेंज। समझ में आता है यहाँ तक, है ना। इसके ही तहत क्योटो प्रोटोकॉल बना था, इसके ही तहत पेरिस एग्रीमेंट हुआ था। तो ये हर साल मिलते हैं, जैसे कि मैंने बोला हर अगले साल मिलते हैं, वेदर कंट्रीज आर मीटिंग इन देयर नेशनल क्लाइमेट टारगेट और नॉट। एंड देन उसके बाद में फिर ये लोग आगे की चर्चा करते हैं। तो हमको COP समझ में आ गया। इसके बाद हम लोग, आप लोग मुझे चैट बॉक्स में बताइएगा कि अभी कौन सा COP चल रहा है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं और वो होता है कंटेनमेंट। बहुत बार सुनेंगे इस टॉपिक को आप लोग अपने करंट अफेयर्स के अंदर और न्यूज़पेपर के अंदर। और कंटेनमेंट का मतलब क्या होता है कि जब कोई कंट्रीज मिलके किसी एक कंट्री को इंटरनेशनली आगे बढ़ने से रोकते हैं। अगर आप फोटो देखो तो कितना अच्छा समझ में आता है कि पिंजरे के अंदर चाइना को बंद करने की कोशिश की जा रही है। तो अमेरिका, यूरोप, ये सब मिलके कोशिश करते हैं कि चाइना का डोमिनेंस वर्ल्ड लेवल पे उतना ना बढ़े। चाइना कोशिश करता है कि इंडिया का डोमिनेंस वर्ल्ड लेवल पे उतना ना बढ़े। तो ये सब लोग एक दूसरे को कंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो जिसको जितना रोक पाएगा अपनी डोमिनेंस उतनी बढ़ा पाएगा। तो increasingly the term is used by China to describe America's effort to block its rise। सही बात है, अमेरिका खुद तो नहीं बोलेगा, कोई कंट्री कभी खुद नहीं बोलेगा कि वो कंटेनमेंट कर रहा है, पर दूसरा कंट्री बोलता है कि ये हमारा कंटेनमेंट कर रहे हैं। a strategy to limit or prevent an opponent's ability टू प्रोजेक्ट पावर इंटरनेशनली इज नोन एज कंटेनमेंट। मुझे लगता है आपको ये समझ में आया कंटेनमेंट क्या होता है। ठीक है, द टर्म वाज यूज्ड स्पेशली टू डिस्क्राइब द पॉलिसीज ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ड्यूरिंग कोल्ड वॉर टू लिमिट द स्प्रेड ऑफ कम्युनिज्म एंड इवेंचुअली टू अंडरमाइन इट। समझ में आ गया कि कैसे कम्युनिज्म को तब रोका था, अब कैसे चाइना को रोकना है, ऐसा चाइना कह रहा है। कंटेनमेंट हमको समझ में आता है क्या होता है। और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, कूप डीटे। कूप डीटे बहुत ही शानदार टॉपिक, हम लोगों ने कितनी बार देखा, पाकिस्तान ने कितनी बार देखा, हिंदुस्तान में तो भगवान की दुआ है और हमारे देश का सिस्टम इतना अच्छा है कि हमको कभी ना हमने आज तक देखा है ना आगे कभी देखना पड़ेगा। पर हमारे पड़ोसी मुल्क के अंदर कितनी बार कूप डिटे हुआ है। कूप डिटे का मतलब क्या होता है, अ वायलेंट ओवरथ्रो ऑफ द गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक सरकार जो चुनी हुई आई है उसको, या फिर जो आपका राजा है उसको भी वहां की आर्मी मिलिट्री आके पोस्ट से फेंक दे और खुद राज करना शुरू कर दे, कहलाता है कूप डीटे। हिंदी में बोलते हैं तख्ता पलट, तख्ता पलट। ठीक है। So coups often have international consequence. For example, foreign power to decide whether to recognize new regime or not. In Africa, where the coup were long prevalent, they have been growing rare. ठीक है, बट बहुत सारे कंट्रीज में हमने देखा है। एंड देन इसके बाद में समटाइम्स coups are orchestrated by the outer power और इवन mercenaries। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभार उस कंट्री के अंदर खुद का कूप नहीं होता, बाहर से कोई कूप करा देता है, जिसका एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ऑपरेशन एजेक्स, जो कि ईरान के अंदर कराया गया था, जब उसके डेमोक्रेटिक लीडर को हटा के और वहां पे पुराने राजा को दोबारा से हेड बना दिया गया था, शाह रजा पहलवी को। और ये कूप अब क्लियर है वर्ल्ड लेवल पे, क्योंकि CIA ने जब अपनी फाइल को डीक्लासिफाई किया था तो उन्होंने क्लियर किया था कि ये कूप उन्हीं ने कराया था। ऑपरेशन एजेक्स, ईरान के अंदर डेमोक्रेटिक लीडर को हटा के एंड देन उसके बाद में मोहम्मद मोजादेक डेमोक्रेटिक लीडर का नाम था, उनको हटा के शाह रजा पहलवी को लाया गया था। एंड दैट वाज अ कूप। ठीक है ना, जो कि बाहर की ताकत से हुआ था। समझ में आता है हमको। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टर्म आता है दोस्तों साइबर वॉरफेयर। साइबर वॉरफेयर का मतलब क्या होता है, साइबर वॉरफेयर मतलब होता है कि हाथ से नहीं लड़ेंगे भाई, हाथ से नहीं लड़ेंगे, हम लोग लड़ेंगे कंप्यूटर से। तुम्हारा सिस्टम जाम कर देंगे, तुम्हारे ऊपर वायरस छोड़ देंगे, तुम्हारे सिस्टम को फेलियर करा देंगे, तुम्हारी बेसिक क्रिटिकल इंफॉर्मेशन को चुरा लेंगे। इसको बोलते हैं हम लोग साइबर वॉरफेयर। सो टारगेटिंग ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, computer information system and other electronic information in order to cause harm to another country is known as cyber warfare। आया समझ में। एक्सपर्ट ऑल ऑफन डिस्टिंग्विश कंप्यूटर नेटवर्क एक्सप्लॉइटेशन
फ्रॉम कंप्यूटर नेटवर्क अटैक सच एज, है ना, डिलीटेशन ऑफ डेटा। दोनों चीजों में फर्क है, हम समझ गए साइबर वॉरफेयर क्या होता है, बहुत बढ़िया बात है। इसके बाद नेक्स्ट टर्म आता है डेट डिप्लोमेसी। बहुत बार आप लोगों ने टर्म न्यूज़पेपर में सुना होगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। डेट डिप्लोमेसी का मतलब क्या होता है, चाइना इसको वर्ल्ड लेवल पे बहुत ज्यादा कर रहा है, और अब तो क्योंकि ये बात बहुत खुल गई है तो बहुत सारे कंट्रीज इसको अब बेसिकली अपोज भी कर रहे हैं, वो लोग चाइना से लोन नहीं भी ले रहे हैं। तो डेट ट्रेड डिप्लोमेसी का मतलब होता है कि किसी कंट्री को लोन दो, लोन दो, लोन दो, लोन दो, इतना लोन दो कि वो लोन के दबाव में आ जाए, और दबाव में आने के बाद में फिर जब वो लोन ना चुका पाए तो उससे वो कंडीशंस बनवाओ जिनसे आपका इंटरनेशनल पावर और आपकी इंटरनेशनल प्रेजेंस बढ़े, चाहे उसका नुकसान हो। समझे मेरी बात? So this refers to the practice by a creditor country of offering unsustainable loans to a small and poor countries। जब ये अनसस्टेनेबल लोन्स दिए जाते हैं तो उससे क्या होता है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बढ़ा दी जाती है। व्हेन द बोरोवर कैन नो लॉन्गर रीपे इट्स डेट, है ना। चाइना इज सेट टू प्रैक्टिस द डेट डिप्लोमेसी थ्रू बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, है ना। वो तो मना ही करेगा, बट सब लोग जानते हैं कि चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत डेट डिप्लोमेसी चला रहा है, जिसमें वो सबको बोल रहा है कि हम आपके साथ कनेक्टिविटी बढ़ाएंगे, आपके अंदर विकास कराएंगे। और उसने चाइना के अंदर, उसने श्रीलंका के हम्बन टोटा में भी यही करने की कोशिश करी थी, जिसमें उसने डेट डिप्लोमेसी के तहत श्रीलंका को भी दबाने की कोशिश करी थी। वो तो श्रीलंका को इंडिया का सपोर्ट था इसलिए श्रीलंका बच गया, वरना कितने सारे कंट्री हैं जो चाइना के इस प्रेशर के अंदर आके दब जाते हैं और उनको फिर चाइना का पॉलिटिकल जितना भी एजेंडा है वो मानना पड़ता है। आप हमेशा याद रखिएगा, नथिंग कम्स फ्री। ये वाला पॉइंट याद रखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि चाइना जो पैसा दे रहा है वो फ्री नहीं है, उसके पीछे डेट डिप्लोमेसी है। इसके बाद नेक्स्ट टर्म आता है दोस्तों डेमोक्रेटाइजेशन। डेमोक्रेटाइजेशन मतलब कि किसी भी कंट्री, किसी भी सिस्टम, किसी भी सोसाइटी को लोकतांत्रिक बनाना। अगर हम कहें लोकतांत्रिक मतलब हम सब जानते हैं कि उसको, उसके अंदर लोग रूल करें, ना कि उसके अंदर कोई राजा या फिर कोई फिक्स पर्सन रूल करे। सो द प्रोसेस बाय विच अ कंट्री मूव्स टुवर्ड्स डेमोक्रेसी इज नोन एज डेमोक्रेटाइजेशन। ये दोनों तरीके से हो सकता है, स्लो और स्टेडी भी हो सकता है और एब्रप्ट भी हो सकता है। और यूनाइटेड स्टेट्स हम जानते हैं पूरी दुनिया में डेमोक्रेटाइजेशन प्रमोट करता है। ऑल्दो बहुत बार ये डेमोक्रेटाइजेशन की आड़ में अपना उल्लू सीधा करते हैं, बहुत बार इनके क्लेंडेस्टाइन मोटिव्स होते हैं जिसमें ये बोलते हैं कि डेमोक्रेटाइजेशन है, बट असली में ये क्या करते हैं, असली में ये उस सिस्टम के अंदर डेमोक्रेटाइजेशन की जगह अपने अपने मल्टी क्या कहते हैं उसको, अरे एमएनसी, है ना। तो एमएनसीज को बढ़ाते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज को, अपने सिस्टम को, अपनी इकोनॉमी को बढ़ाते हैं, और नियो इंपीरियलिज्म, नियो कॉलोनिज्म के तहत जो कॉन्सेप्ट हैं उनके तहत अपना एरिया बढ़ाते हैं और कहते हैं कि डेमोक्रेटाइजेशन हो रहा है। तो गलत है, ये बिल्कुल गलत है, ये नहीं होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज डिटेंट। तो डिटेंट का मतलब होता है, डिटेंट का बेसिकली जब कोई दो कंट्री के बीच में रिलेशंस में सुधार होता है तो उसको बोलते हैं हम क्या, मैं इसको शायद मैं इसको सही बोल ही नहीं पा रहा हूँ, है ना। इसको सही क्या बोलेंगे देखते हैं, स्पीक करा देते हैं, स्पीक। अरे बोल भैया। बोले बोल के नहीं दे रहा, कोई बात नहीं तो, है ना, डिटेंट, ठीक है ना, इसको डिटेंटे बोलते हैं। और ये क्या होता है, पहले विरोधी रहे दो अधिक देशों के बीच संबंध सुधार, बिल्कुल सही, वो तो अपने को पता है ना। डिटेंट, हाँ डिटेंट ही बोलते हैं, डिटेंट, तो बिल्कुल सही, सीख लेते हैं अपन लोग, ऐसे ही अच्छी बात होती है। तो डिटेंट का क्या मतलब होता है यहाँ पे अगर हम देखें तो, टेंस रिलेशन बिटवीन स्टेट्स, जिसका पॉइंट जो पहले था और आगे चल के उन रिलेशन को सही करा गया। जैसे कि यूएस एंड सोवियत ने बहुत बार कोशिश करी थी, बहुत सारी टॉक्स करी थी कोल्ड वॉर खत्म करने की, और उन लोगों ने अपने रिलेशन को सही करा था। जर्मनी और फ्रांस ने भी करी थी 1912 में, पर हो नहीं पाई। आगे चल के वर्ल्ड वॉर सेकंड हो ही गई, और फर्स्ट, पहले पहले फर्स्ट हो गई फिर सेकंड हो गई। हाँ, पर कोई फायदा नहीं हो पाया। तो अगर हम देखें तो अटेम्प्ट टू रिड्यूस टेंशन बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट, रिटेंट कैसे कैसे हुआ था अगर हम ध्यान से देखें तो, जैसे कि यूएस एंडेड द वियतनाम वॉर, सीनो सोवियत स्प्लिट, चाइना और रशिया अलग हुए थे तो ताकि वो यूएस को खतरा न लगे। सॉल्ट वन टॉक्स हुई थी, हैंडशेक हुआ स्पेस में, हेलसिंकी एग्रीमेंट हुआ। आर्म्स रेस एक्सपेंसिव हो गए तो अपने आप लड़ाई करने के लिए सबकी जेब में ही पैसे ही नहीं बचे। ठीक है, तो डिटेंट समझ में आता है, और डिटेंट से ही आगे चल के एक और वर्ड निकलता है जिसको हम बोलते हैं डिटरेंस। अब डिटरेंस और डिटेंट में बहुत फर्क हो जाता है, पर जहां डिटेंट मतलब होता है कि भैया चलो दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, डिटरेंस मतलब होता है हाथ तो लगा के दिखा,
डिटरेंस का मतलब क्या होता है, हाथ तो लगा के दिखा, मतलब जब कोई कंट्री अपनी पावर को इस हद पे बढ़ा ले, जब कोई कंट्री अपनी फाइटिंग कैपेसिटी को बढ़ाए, और क्यों बढ़ाए, सो दैट कि उसके ऊपर कोई दूसरा कंट्री अटैक करने से डरे कि गुरु अगर हाथ लगा दिया तो गेम हो जाएगा तुम्हारा। तो इंडिया के केस में अगर हम देखें तो हम एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसी लेके चलते हैं, वो होती है क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस। हम लोग लेके चलते हैं क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस हमारी न्यूक्लियर पॉलिसी में। और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि हम डेटरेंस कम रखेंगे, कम मतलब हम बहुत सारे न्यूक्लियर वेपन नहीं बढ़ाएंगे, बहुत वेपन में खर्चा नहीं करेंगे, बट ये याद रखना कि वो जो डेटरेंस हमारी होगी, जो मिनिमम है, पर वो क्रेडिबल है। क्रेडिबल मतलब कि अगर तुमने हम पे एक बम भी मारा तो इतने बम मारेंगे, इतने बम मारेंगे, सब धुआं धुआं कर देंगे, समझ रहे हो। तो दैट इज नोन एज बेसिकली क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस, अगर हम लोग बेसिक भाषा में बात करें। और डेटरेंस मतलब हमको समझ में आ गया, तो कॉन्सेप्ट ऑफ क्राइम फाइटिंग, है ना, that an international relations refers to the policy of discouraging other country from taking actions you do not want by installing a doubt that अगर लिया तो सोचना क्या होगा। तो डेटरेंस दोनों जगह पे होती है, ये हो गया इंटरनेशनल रिलेशंस में। और कानून हमेशा डेटरेंस देता है इस बात से कि अगर तुमने कोई क्राइम करा तो सजा मिलेगी, तो वो सजा जो होती है वो तुम्हें क्राइम करने से रोकती है, एंड इसलिए वो डेटरेंस बन जाती है तुम्हारे क्राइम के आगे। ये हमको समझ में आ गया। इसके बाद नेक्स्ट आता है डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी। ये हम लोगों ने बहुत बार पढ़ा है, आगे भी पढ़ेंगे हम लोग बहुत बार। इसका मतलब क्या होता है, वियना कन्वेंशन के तहत होता है डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी। और इसका मतलब होता है कि जब किसी कंट्री के ए कंट्री और बी कंट्री के बीच में मानो वॉर होने वाली है, और ये ए कंट्री और बी कंट्री के बीच में वॉर होने वाली है, तो इंडिया पाकिस्तानी मान लो कितनी बार डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी यूज भी हुई है इंडिया पाकिस्तान के अंदर। वो कैसे यूज होती है कि इंडिया और पाकिस्तान में वॉर होने वाली है, तो वो लोग क्या करते हैं कि वहां पे जो इंडियन काउंसलेट के अंदर इंडियंस डिप्लोमेट हैं, और पाकिस्तान के इंडिया के अंदर जो पाकिस्तान डिप्लोमेट्स हैं, उनको वापस भेज देते हैं उनके कंट्री में कि भैया आप जाओ, हम लोगों ने वियना कन्वेंशन में बोला था कि डिप्लोमेट्स मस्ट बी गिवन अ सेफ पैसेज, पहला फ्रीडम टू ट्रेवल एंड लीगल इम्यूनिटी फ्रॉम द लॉज ऑफ होस्ट कंट्री। तो दो बात तो हमको वॉर वाली समझ में आई। और लीगल इम्यूनिटी मतलब कि वो डिप्लोमेट जो होंगे उनकी एम्बेसी के अंदर या उनके उनके ऊपर पर्टिकुलरली अगर कोई लीगल या क्रिमिनल केस होता है तो वो उनके कंट्री में जाके होगा, उस कंट्री में नहीं होगा जिस कंट्री में वो अभी एम्बेसी में है। ये होती है डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी। हमको समझ में आ गया, डिप्लोमेट्स में बी एक्सपेल्ड बट कैन ओनली बी प्रोसिक्यूटेड इफ देयर होम कंट्रीज वेवर देयर इम्यूनिटी। समझ में आ गया, अगर वो वेवर इम्यूनिटी कर देते हैं तो ही प्रोसिक्यूट हो सकते हैं, वरना वहां से एक्सपेल होकर वापस भेजना पड़ेगा, क्योंकि पूरे देश की बात हो रही है, किसी डिप्लोमेट की नहीं। इसके बाद नेक्स्ट टर्म आता है ईस्ट अफ्रीकन कम्युनिटी। ये हम लोग छोड़ देंगे, कोई बात नहीं, छोटा सा पॉइंट है। इट इज द मोस्ट सक्सेसफुल अफ्रीकाज वेरियस रीजनल ब्लॉक, है ना, सिंस इट्स रिवाइवल इन 2000 इट हैज बीन एस्टेब्लिश्ड अ कस्टम यूनियन, है ना, एंड द रूडिमेंट्स ऑफ द कॉमन मार्केट, एंड देन उसके बाद ईस्ट अफ्रीकन कम्युनिटी बहुत अच्छा चल रही है। इसके बाद नेक्स्ट टर्म आता है ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन। इसका क्या मतलब होता है दोस्तों ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन का? ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन इज व्हेन organization or international organization or a NGO or a country basically do something for the betterment of those people who are stuck in war, for the betterment of those people who are civilians who are stuck in war or in a conflict zone. ठीक है, so the idea that state may intervene including with military forces in other sovereign territory for the sake of upholding a cause such as protecting human rights, stopping genocide or to save civilian is known as ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन। की मानवीय आधार पे बीच बचाव तो करना पड़ेगा, बीच में आना पड़ेगा। एट टाइम्स अगर हम लोग बात करें तो also describes as responsibility to protect, this humanitarian intervention is a responsibility to protect, और ये बहुत बार यूज की गई है। इसके बाद नेक्स्ट आता है दोस्तों ह्यूमैनिटेरियन पॉज। अब ह्यूमैनिटेरियन पॉज क्या होता है? ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन जो हो गया बेसिकली उस कंट्री में जाके इंटरवेन करना, सो दैट उस कंट्री के लोगों या उस एरिया में सुधार किया जा सके। वही ह्यूमैनिटेरियन पॉज होता है कि मानो कि यूक्रेन और रशिया में लड़ाई चल रही है और यहाँ पे भी सिविलियन फंसे हुए हैं यहाँ पे भी, और उनको वो एरिया छोड़ के जाना है, तो कुछ समय के लिए दोनों अपनी लड़ाई रोकेंगे सो दैट वो लोग सिविलियन निकल सकें, और उसके बाद दोबारा लड़ाई शुरू करेंगे। सो अ टेम्पररी सिसीशन ऑफ द हॉस्टिलिटीज प्योरली फॉर ह्यूमैनिटेरियन पर्पस इज नोन एज ह्यूमैनिटेरियन पॉज। ठीक है, समझ में आता है आपको। इसके बाद नेक्स्ट आता है आइडियलिज्म। हम सब जानते हैं आइडियलिज्म क्या होता है। आई स्कूल ऑफ थॉट दैट होल्ड्स दैट कंट्रीज फॉरेन पॉलिसी, इंटरनेशनल रिलेशंस की बात हो रही है तो यहाँ पे इसलिए आएगा, कंट्रीज फॉरेन पॉलिसी शुड रिफ्लेक्ट इट्स एथिकल एंड पॉलिटिकल वैल्यू। हवाबाजी की बातें हैं यार, देखो सच बताएं तो हम तो पॉलिटिकल साइंस पढ़ लिए, तो ये लोग बोलते हैं कि कंट्री की फॉरेन पॉलिसी उसके एथिकल एंड पॉलिटिकल वैल्यू को दिखानी चाहिए, जैसा कंट्री अपने देश के अंदर है वैसे ही बाहर होना चाहिए। इसका जस्ट अपोजिट होता है रियलिज्म दोस्तों। तो आइडियलिज्म का जस्ट अपोजिट हांस मार्गेनथाउ का दिया हुआ कॉन्सेप्ट है रियलिज्म, जिसमें मार्गेनथाउ बोलते हैं कि गुरु ऐसा है कि ये रियलिज्म की बात करो जिसमें सीधी बात होती है ताकतवर जीते,
चलेगा। एक कंट्री हमेशा चाहता है उसका फायदा हो, चाहे दूसरे कंट्री के एवज में हो। और इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर कोई परमानेंट दोस्त नहीं होता, कोई परमानेंट दुश्मन नहीं होता। अगर कुछ परमानेंट होता है तो वो होता है अपना अपना इंटरेस्ट, ठीक है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं रियलिज्म। तो हमको समझ में आ गया रियलिज्म क्या होता है और आइडियलिज्म क्या होता है, दोनों बातें। देन इसके बाद नेक्स्ट आता है इंपीरियलिज्म। हम लोग अभी जानते थे, देखो पूरा का पूरा घेर के खड़ा हुआ है वो आदमी, अफ्रीका पूरा, और इसी को इंपीरियलिज्म का कॉन्सेप्ट बोलते हैं। दैट इज द, अगर हम लेनिन की बात करें तो इंपीरियलिज्म इज द लास्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म। बट ये अलग कॉन्सेप्ट है। इंपीरियलिज्म का मतलब क्या होता है, दैट आइडियोलॉजी दैट जस्टिफाइंग द एक्सटेंशन ऑफ स्टेट पावर अब्रॉड बाय ग्रैबिंग द टेरिटरी, और उसके बाद वहां पे उनको कॉलोनी बना लेना, इज नोन एज इंपीरियलिज्म। ये हमको समझ में आता है। देन इसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक दोस्तों, इंस्टीट्यूशनलिज्म। इंस्टीट्यूशनलिज्म का क्या मतलब होता है, इंस्टीट्यूशनलिज्म का मतलब होता है a school of thought that holds that the variation in trust and information can usefully explain phenomena in international relations। मतलब कि भैया अगर हम बात करें कि अलग अलग वर्ल्ड के कंट्रीज की, तो हम ये चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से कंट्रीज में किस किस तरीके के इंस्टीट्यूशंस हैं, किस किस तरीके का गवर्नमेंट स्ट्रक्चर है, कैसे कैसे वो लोग काम कर रहे हैं, जिससे हमें समझ में आ सकता है कि भाई वो लिबरल हैं, या वो लोग बेसिकली कम्युनिस्ट हैं, या वो लोग सोशलिस्ट हैं, या वो लोग राइटिस्ट हैं, या वो लोग लेफ्टिस्ट हैं। तो मतलब अगर हम अलग अलग कंट्रीज के इंस्टीट्यूशंस और उनके बारे में, इंस्टीट्यूशंस मतलब केवल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस नहीं, सब कुछ मान लीजिए, चाहे वहाँ की बैंकिंग सिस्टम हो, चाहे वहाँ का इलेक्शन सिस्टम हो, चाहे वहाँ का सिक्योरिटी सिस्टम हो, चाहे वहाँ का रिसर्च सिस्टम हो, चाहे वहाँ का हेल्थ सिस्टम हो, वो सब मिला के जो हम लोग सर्च करेंगे, उस रिसर्च से हमें पता पड़ सकता है कि कौन सा कंट्री किस तरीके से काम कर रहा है इंस्टीट्यूशन उनकी सोच से। एंड देन इसके बाद नेक्स्ट और लास्ट टर्म आता है आज का दोस्तों, दैट इज आइसोलेशनिज्म। और आइसोलेशनिज्म का मतलब होता है जब कोई कंट्री कोशिश करता है कि, सॉरी, आइसोलेशन का जस्ट अपोजिट मतलब होता है कि जब कोई कंट्री किसी दूसरे के फटे में टांग नहीं अड़ाता, वो बोलता है ये जो करना है करो, हम तुम्हारे में नहीं बोल रहे, दैट इज नोन एज आइसोलेशनिज्म। अ पॉलिसी ऑफ अवॉइडिंग इन्वॉल्वमेंट इन अफेयर ऑफ अदर कंट्रीज इज नोन एज आइसोलेशनिज्म। कि भैया तुम्हारा जो हो रहा है, हमें तुमसे कोई मतलब नहीं है। दिस गोज फर्दर देन नॉन इंटरफेरेंस, इन दैट इट यूजुअली इम्प्लाइज न्यूट्रलिटी। तो अगर नॉन इंटरफेरेंस होता है तो उसका मतलब होता है कि दो कंट्रीज में लड़ाई नहीं हो रही, कोई एक कंट्री है, जैसे इंडिया की आज बात करें तो वो पैलेस्टीन और इसराइल के मुद्दे पे, या फिर यूएस और रशिया के, यूएसएसआर और रशिया, या फिर सॉरी यूक्रेन और रशिया के मुद्दे पे नहीं बोल रहे हैं। और हम लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि हम लोगों का सीधा है, हम लोग न्यूट्रल हैं भैया, कि तुम्हारा है, हम कुछ नहीं बोल रहे। वहीं एन अनविलिंगनेस टू ज्वाइन म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट, ये हमारा न्यूट्रलिटी हो गया। वही हम लोग बात करें आइसोलेशनिज्म की, तो उसके अंदर हम न्यूट्रलिटी से एक और कदम आगे जाते हैं कि हम कहते हैं भैया हमें पता ही नहीं है इंटरनेशनल क्या बात हो रही है, ना हम कोई कनेक्शन जा रहे हैं, जैसे कि नॉर्थ कोरिया केस, ना कोई कनेक्शन जा रहा है, ना बातचीत चाह रहा है, अपना अपना देख लो, हम तुमसे बात नहीं करते। सो द यूएस परसूड द पॉलिसी ऑफ आइसोलेशनिज्म 19th सेंचुरी तक, और उसके बाद फिर जब यूएस ने दुनिया में आके एंटर किया, तो पूरी दुनिया में ही एंटर करके सबके साथ कनेक्ट हो गया। तो ये जापान ने बहुत लंबे समय तक आइसोलेशनिज्म करा था। इंसान भी कितनी बार कहते हैं ना कि 6 महीने के लिए बंद हो जाओ, अकेले हो जाओ, अपनी जिंदगी में सुधार करो, फिर अच्छा करोगे। वो बेसिकली आइसोलेशन का ही एक कॉन्सेप्ट है इंसानों के लिए, मतलब इंडिविजुअल लेवल पे, ना कि देश लेवल पे। तो दोस्तों ये सारे कॉन्सेप्ट हमको समझ में आए, ये हमारी पीडीएफ है। तो इसके अंदर से हम लोगों ने इंटरनेशनल रिलेशंस 2 कर लिया। अब हम लोग नेक्स्ट पीडीएफ में इसके बाद इंटरनेशनल रिलेशंस 3 करेंगे, एंड उसके बाद में फिर 4 करेंगे। और फिर वो होने के बाद में फिर हम लोग पॉलिटी के इकोनॉमिक्स के, सॉरी, फिर हम लोग इकोनॉमिक्स के आर्टिकल्स को पढ़ेंगे जो हमारे पास बने हुए हैं, ये इकोनॉमिक्स वर्ड लिस्ट। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए, और इसी तरीके से मैं आप लोगों के लिए क्लास लाता रहूँगा। आप बताएं ये आपको क्लास कैसी लगी, आपको कैसा लगा पढ़ के, एंड अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर लिखिएगा कि हम लोगों को और क्या सुधार करने चाहिए इन क्लासेस में, सो दैट हम आपको और अच्छे से पढ़ा पाएँ। अपना ध्यान रखें दोस्तों। नमस्कार। जय हिंद। जय हिंद।